ब्रदर्स एंड ब्रदरीज, मैं फटाफट थॉट्स का ये एपिसोड 4 लेके आया हूँ। कैसा लगा ज़रूर बोलना, क्या अच्छा लगा ज़रूर बोलना, क्या अच्छा नहीं लगा वो भी ज़रूर बोलना। तो इससे ही मैं अपने कंटेंट को रिफ़ाइन करता जाऊँगा और आप में से धीरे धीरे जो लोग मुझे प्रोत्साहन दे रहे हैं उसके लिए थैंक यू। अच्छा खासा मैं सीनियर सिटीज़न आराम नाल बैठा था, सन्नी पाजी से बर्दाश्त नहीं होया। वो बँटवारा 2 का, सॉरी बँटवारा 1947 का टीज़र 2 लेके आ गए। एंड बॉस, टीज़र 2 टीज़र 1 की वोल्टेज को और आगे ले गया है। पहले वो बैकग्राउंड म्यूज़िक, वो दिल दहलाने वाला पालना जल रहा है, बच्चा रो रहा है शायद उसमें, वो दहलाने वाला सीन, और उसके बाद सनी देओल का अपना वो डायलॉग शुरू होता है कि इंसान मर रहा है लेकिन मैं जीते जी मरना नहीं चाहता और मैं अपना ज़िंदा होने का सबूत दूंगा। और वो जिस डिटर्मिनेशन से बोला है, फिर वो जो घूंसा मारा है किसी आदमी को, वो उड़ा और उठ के बैठ गया है। यू कैन फील इट, यू कैन, मतलब आपको उस आदमी के लिए बुरा लगता है और बोलने का मन होता है क्यों पंगा लिया यार तूने, इस आदमी से क्या किया तूने। वो जो घूंसा आया ना यार, बॉस, इट फील्स सो रियल। और उस पे जो बैकग्राउंड म्यूज़िक उठाया है ए आर रहमान ने, द टीज़र इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। और अगला सीन कट होता है कि सनी देओल ताबड़तोड़ तांगा भगा रहे हैं बॉस। अ, ऐसा मुझे लग रहा है कि राजकुमार संतोषी ने अपना जिगर लगाया है इस फिल्म में, और अगर उन्होंने जिगर लगा दिया है तो ऐसा केमिकल बॉम्ब फटेगा ना स्क्रीन पे इन दोनों का। ये दोनों ऐसे एलिमेंट है ना, ये दोनों जब आए हैं साथ में पिछली तीनों बार, इट विल प्रॉबली बी द फैंटास्टिक फोर्थ टाइम। और अब मैं बड़े दावे से इस फिल्म के बारे में कह सकता हूँ कि ये फिल्म कम से कम 1,000 करोड़ का धंधा करेगी। जिस ढंग से फिल्म दिख रही है, कम से कम 1,000 करोड़। और अ, ये फिल्म बड़े आराम से गदर 2 और बॉर्डर 2 से आगे निकलेगी। एंड आई एम श्योर कि इसके नंबर्स लोगों को बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ करेंगे, हालांकि लोगों को थोड़ी बहुत उम्मीद तो है। दूसरी चीज़ इसी फिल्म से जुड़ी हुई, इस केमिकल बॉम्ब के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिल्ड करने के लिए, 24 जुलाई को दामिनी, 31 जुलाई को घातक और 7 अगस्त को घायल थिएटरों में फिर से रिलीज़ की जाएगी। मैं गोवा में रहता हूँ, आई होप यहाँ के थिएटर वाले कम से कम एक दो स्क्रीन पर रिलीज़ कर दें। 40-50 किलोमीटर दूर भी राना थिएटर जहाँ मैं रहता हूँ, मैं देखने जाऊँगा, बिकॉज आई एम एक्चुअली वेटिंग फॉर घायल। वो बप्पी लहरी का बैकग्राउंड म्यूज़िक, एक्शन बैकग्राउंड म्यूज़िक, वो कैप्टन डेका के अड्डे को जलाना, वो जो डिसूज़ा का अपने कमिश्नर बॉस से लड़ना, बहस करना कि पुलिस क्या कर रही है। और इसके अलावा वो इंस्पेक्टर शर्मा को जो मारता है अजय मेहरा चौराहे पे गोलियों से। उसके अलावा वो पुलिस स्टेशन का फेमस आउटबर्स्ट। यार 7 अगस्त के लिए मैं दिन भी गिन रहा हूँ। तो ये फिल्में रिलीज़ होंगी। आप में से जिन लोगों को ये 90s के क्लासिक अगर टीवी पे आपने देखे हो सकता है, लेकिन थिएटर में बड़ी स्क्रीन पे, होपफुली आईमैक्स की स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे, अलग ही जलवा था बॉस सनी देओल और राजकुमार संतोषी के पैर का। हो सके तो जाके देखना। ज्ञानचंद नोलन की फिल्म रिलीज़ हुई है द ओडिसी। कुछ लोगों को बोर लग रही है, जिनमें मैं हूँ। कुछ लोगों को महान फिल्म लग रही है, जिन्हें मैं नोलन के सिपाही बोलता हूँ। तो जैसे ही मैंने बोरिंग कहा, मेरे फेसबुक पे, यूट्यूब पे आ गए हैं मुझे ज्ञान देने कि तुम भोजपुरी फिल्में ही देखो, तुम साउथ इंडियन फिल्में ही देखो तुमको। और फिर बेचारे खुद ही कह भी रहे हैं कि नोलन की फिल्म एक बार में समझ नहीं आती है, 4-4 बार देखनी पड़ती है, वो आर्ट बनाता है। अबे मैं समझदार बनने के लिए थोड़ी जाता हूँ यार सिनेमा हॉल में, मैं तो एंटरटेन होने के लिए जाता हूँ। और अगर एक बोरिंग फिल्म को, इंटरवल से पहले तो मैं तड़प गया था कि इंटरवल कब आएगा, तो एक बोरिंग फिल्म को बोरिंग कहने से, अगर आपको लगता है कि मैं साउथ की गंदगी देखता हूँ तो नो प्रॉब्लम। अगर आपको लगता है कि भोजपुरी फिल्में देखनी चाहिए मुझे तो नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ईमानदारी से कहा कि ये ओडिसी फिल्म मुझे बोरिंग लगी। अब पब्लिक लगी हुई है समझाने में कि कैसे महान फिल्म है। अच्छा, एक कनाडा में बैठे हैं ज्ञानचंद नोलन के सिपाही,
वो ऐसे समझाने लग गए हैं कि देखो इस वाले कैमरा से शूट हुई है और 30% हल्का कैमरा बनवाया नोलन ने, इसलिए ये महान फिल्म है। अबे यार मुझे घंटा फर्क पड़ता है। मतलब रमेश सिप्पी कहाँ पे जाके उन्होंने अपना कॉलेज पढ़ा था, मुझे फ़र्क पड़ा था। मुझे शोले महान फिल्म लगी। मैंने इस बात से कोई मेरा कभी वास्ता नहीं रहा कि रमेश सिप्पी ने कौन से सीन के लिए कौन सा कैमरा यूज़ किया था। फिर वो कह रहे हैं कि भाई इतने इतने कॉन्टिनेंट्स, इतने इतने देशों में जाके उन्होंने शूटिंग की क्योंकि वो रियलिज्म लाना चाहते थे। ठीक है, बजट था, पैसा था, वो गए। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि पूरी फिल्म इस कॉन्टिनेंट में शूट हुई या बस सिर्फ हरिद्वार की गंगा नदी में शूट करके उसको ही समुद्र दिखा दिया। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है यार, मुझे एंटरटेनिंग फिल्म चाहिए। आपने फिल्म की मेकिंग कैसे की है, इससे फिल्म महान कैसे हो गई। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जब बनी थी तो उसकी भी मेकिंग पे बड़े बड़े यशराज फिल्म्स ने बहुत पब्लिसिटी की थी। उस शिप को कैसे बाद में बम से उड़ा दिया गया, इसकी पब्लिसिटी की थी। पिक्चर तो ढक्कन थी ना वो। अच्छा, दूसरी चीज़, सबको गंवार मान लेने की ये नोलन के सिपाहियों की होती है ना, तो भाई गलती से मैंने पढ़ी है, थोड़ा बहुत ओडिसी जानता हूँ, थोड़ा बहुत स्कूल गया था। तो वो जो हेलन राजकुमारी थी जो उठा ली गई थी, जो भाग गई थी या भगा ली गई थी, वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। अब देखिए इसमें जो एक्ट्रेस को लिया गया है, क्रिटिसिज्म ये नहीं है कि वो ब्लैक हैं, देखने में वो कुछ खास नहीं है। देखिए किसी इंसान के प्लेन लुकिंग होने पर मैं कमेंट नहीं मारूंगा, मैं उस टाइप का इंसान नहीं हूँ। लेकिन ये होता है ना कि इसको भगा ले गया, इसके लिए सब लड़ मरे, वो वाली फीलिंग आती है ना। तो अब जैसे ऐश्वर्या राय हो, वामिका गब्बी हो, मतलब उनके लिए फौज लड़ रही हैं, रवीना टंडन हो, मैं लड़ रहा हूँ, मतलब आई एम सॉरी मैं यादों की बारात में चला गया। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई चेहरा तो ऐसा हो गया जिसके लिए लड़ रहे हैं मर्द, तो समझ में आए। आई कैन अंडरस्टैंड क्रिएटिविटी। अच्छा, फिल्म लंबी है, बहुत जगह बोरिंग है, अच्छा ये लड़की, ये वाली हेलन, ये वाली क्यों ले ली गई, हर चीज़ का नोलन के सिपाहियों के पास एक ही ढक्कन छाप जवाब। वो जैसे वो टेलीफोन की लाइन जाम नहीं हो जाती, इस लाइन की सभी रूटें व्यस्त हैं, इस लाइन की सभी रूटें व्यस्त हैं, वैसा ही एक जवाब। दिस इज़ नोलन स्टाइल, दिस इज़ नोलन कॉन्सेप्ट। अबे ढक्कन का कॉन्सेप्ट मतलब एक खूबसूरत लड़की होनी चाहिए थी, वहाँ पे पता नहीं क्या लगा दिया तुमने, विक्रम भट्ट भी चुड़ैल का रोल ना दे उसे। हाँ, तो मतलब इसमें भी नोलन का कॉन्सेप्ट। सो एनीवेज, मुझे बोरिंग लगी, आपको अच्छी लगी, लेट अस को एग्जिस्ट, देयर एंड्स द मैटर। और एक और छोटी सी चीज़, मैंने देखा इंडिया स्टोरी का ट्रेलर, और ट्रेलर अच्छा बना है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दे को उठाता है, ये जो खाने में मिलावट है, फसल उगाने में जो केमिकल वगैरह ज़रूरत से ज़्यादा डाले जा रहे हैं, सिंथेटिक दूध, जिसकी वजह से बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं इस देश में। और वहीं से ये ट्रेलर शुरू भी होता है कि 7 साल की बच्ची को कैंसर हुआ है, वो मर गई, और फिर ये फौजी शायद एक कोर्ट केस डालता है कि मेरी बच्ची मरी नहीं है, उसका मर्डर हुआ है। इस पूरे करप्ट सिस्टम ने जो हमारी हेल्थ का मजाक बना दिया, उसका मर्डर हुआ है। तो इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। ट्रेलर आंख खोलने वाला लगा मुझे। और देखते हैं कि ये कैसा निकलता है। बस एक ही चीज़ के वो ये नया भारत है, कुछ कुछ ऐसा है। आप अगर दिल्ली जाओ ना, दिल्ली में हर खाने की चीज़ में ना, सिवाय खीर के, वो लोग पनीर लगा देते हैं। कटलेट में पनीर, पिज़्ज़ा में पनीर, पराठे में पनीर, दाल में पनीर, जो भी, एक्सेप्ट खीर, हर चीज़ में पनीर। तो ये नया भारत है वाली लाइन कुछ कुछ वैसी बन रही है। ऑफ कोर्स ये नया भारत है, ऑफ कोर्स एक कॉन्फिडेंट भारत है, और सही कॉन्टेक्स्ट में जब यूज़ किया जाता है ना, तो ये नया भारत है, घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। धुरंधर या उरी जैसी फिल्मों में वहाँ मज़ा आता है। हर जगह मत घुसाओ यार, मतलब वही वाली बात होती है ना कि कढ़ी में आप चीनी नहीं डालते हो ना, तो वो वाली चीज़ है। सो ऑल इन ऑल ट्रेलर फिर भी अच्छा है, देखते हैं बाकी की फिल्म कैसे निकलती है। सो बट दिस episode is of course with the memories and memories of the R.K. Santoshi Sunny Deol movies, and I am looking forward to बंटवारा 1947। अपने कमेंट्स ज़रूर डालिएगा, बताइएगा क्या अच्छा लगा क्या नहीं।